नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 4.0 को ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी अन्य राज्य के भी टीजीटी पीजीटी और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इसमें जो है हम सभी काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है टॉपिक छंद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद टॉपिक को हम सभी पढ़ने चल रहे हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें जो पूछे गए हैं उन सभी को हम सभी यहाँ सॉल्व करने चल रहे हैं। और इसकी पिछली क्लासेज में जो है हम लोगों ने देखा था रस देखा था। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, रस के भेद, है ना, विभिन्न रसों के उदाहरण। ठीक है, तो आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं। और ये जो है छंद के लगभग जो है 60 प्रश्न हैं, इसमें 60 प्रश्न हैं छंद के लगभग। और इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ इस टॉपिक को बड़ी सरलता से, सहजता से हम सभी समझते चलेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं इसमें छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं छंद कहते किसे हैं, है ना। जो है अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है, पद्य रचना वो क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। ठीक है, अक्षरों की जो संख्या होती है एवं क्रम मात्रा, है ना, जो मात्रा लगती है, दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा, ठीक है, और जो है गणना तथा यति गति से संबद्ध जो विशिष्ट नियमों से जो संबद्ध रचना होती है, पद्य रचना, वही छंद कहलाती है। और छंद का मतलब होता है, छंद का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न होना। छंद का अर्थ क्या है, प्रसन्न करना। छंद का मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना। इसका अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो या नियमबद्ध करना, इस तरह से समझते हैं कि छंद का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ नियमबद्ध करना, है ना। नियमों, मात्रा के, क्रम के, गणना, यति गति से जो है उनको नियमों में जो बंधी हुई पद्य रचना होती है वही छंद कहलाती है। इतना हम लोगों ने देखा। और छंद की सर्वप्रथम चर्चा किस में हुई है, तो ऋग्वेद में हुई है। किस में हुई है, ऋग्वेद में हुई। आचार्य पिंगल द्वारा इस शास्त्र को लोकप्रिय बनाने के कारण इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को अगर पूछा जाए किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो वो है पिंगल शास्त्र। किस नाम से जाना जाता है, पिंगल शास्त्र भी इसे कहा जाता है। किसे, छंद को। क्यों कहा जाता है, ये आचार्य पिंगल द्वारा इस शास्त्र को लोकप्रिय बनाने के कारण। कहने का मतलब आचार्य पिंगल जी जो हैं उन्होंने इस शास्त्र को क्या बनाया है, लोकप्रिय बनाया है। तो उन्हीं के नाम से यह जो है पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम सभी। इतना जानना हम सभी को जरूरी है। बाकी हम सभी प्रश्न को देखते हैं। हाँ, छंद के अगर अंग पूछ लिया जाए, ये परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि छंद के कितने अंग हैं, तो 8 अंग हैं। कितने अंग हैं छंद के, 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को एक बार हम सभी देखते हैं कि जो है पाद या चरण, मात्रा, वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गण, यति, गति और तुक। ठीक है, इस तरह से 8 हैं। आगे हम सभी अब प्रश्न पे चलते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है पिंगल और सी है पाणिनि, डी है मनु। तो आचार्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं, पिंगल। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, क्योंकि ये जो पिंगल ऋषि हैं इन्हीं के नाम पे पिंगल आचार्य हैं। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। कितने अध्यायों का, 8 अध्यायों का। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक प्रश्न हमारा स्पष्ट हो गया, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो पिंगल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम सभी। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छंद सूत्र। क्या है, छंद सूत्र। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश का जो सुप्रसिद्ध छंद है वो ऑप्शन देखेंगे, एक कड़वक छंद है। कौन सा है, कड़वक है। ठीक है, अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक छंद है। आगे देखते हैं,
इसमें उतना ज़्यादा कोई कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ आपको बताया जाएगा। आगे देखते हैं हम सभी। हाँ, आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, तोटक, तोमर पद्धति, नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इसमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। आदिकाल में छंदों के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रही हैं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, दूती, दैवी शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में मिलती हैं। और ये देख लेते हैं, दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया है। ठीक है, दोहा छंद जो है अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया है, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक स्रोत से आरंभ हुआ है। और दोहा छंद जो है अपभ्रंश में कहाँ से लिया गया है? जनभाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम प्रश्न पे देखते हैं, इनमें से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? इसमें पूछा गया है छंद, कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? छंद के कितने भेद हैं? तो छंद के जो है मुख्य रूप से 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 2 भेद हैं। अगर आप वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में देखेंगे तो उसमें कितने हैं? 4 हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में अगर हम देखना चाहेंगे तो उसमें कितने हैं? 4 भेद हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। ठीक है, अगर इस तरह से देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश विद्वान 2 मानते हैं, एक वर्णिक छंद मानते हैं, दूसरा मात्रिक छंद। तो छंद के मुख्य रूप से 2 हैं, होना तो 4 चाहिए, है ना, लेकिन जो है मुख्य रूप से 2 ही मानते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो आगे देखें, तो प्रश्न हमारा वहीं से बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? ऑप्शन ए है अरिल, बी है वसंत तिलका, सी है इंद्र वज्रा, डी है भुजंगी। तो जो 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है अरिल, ये वाला नहीं है, बाकी ये सभी क्या हैं? वर्णिक छंद हैं। वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन आते हैं? मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आते हैं? अभी प्रश्न के माध्यम से सभी स्पष्ट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, बी है 7, सी है 8, डी है 4। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। करेक्ट आंसर 5 का हमारा डी हो जाएगा। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। ठीक है, किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्तियों को उस छंद का चरण कहते हैं। जैसे हम जहाँ हमारी यति आती है ना, वहाँ से वहाँ तक क्या हो गया? एक चरण हो गया। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं, कुछ छंदों में क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं, कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है, दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि जैसे विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। हम पढ़ लेते हैं, रघुपति बाण कृशानु, निश्चर निकर पतंग सम, और जरे निशाचर जानु, जननी हृदय धीर धरु। तो अगर आप पढ़े हैं पहले से तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये क्या है? ये सोरठा है। क्या है? सोरठा है। दोहे का ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। आगे देखेंगे, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो ये किसमें होती हैं? ऑप्शन ए है सोरठा, बी है रोला, सी है चौपाई, डी है दोहा। तो जो 7 नंबर का प्रश्न है हमारा 7 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा। अभी हम लोगों ने देखा है, सोरठा हो जाएगा। अर्ध या अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसके विषम पदों में यानी कि पहले और तीसरे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। और जब इसी का विपरीत कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दोहा बन जाएगा, है ना। ये दोहे का उल्टा है।
करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो दोहा छंद का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। जो प्रश्न बिल्कुल इजी हैं और जिनकी कई बार चर्चा हो जा रही है, उस पर हम ज़्यादा जो है टाइम नहीं हम लोग देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, बहुत कम समय बचा हुआ है हम सभी के लिए। तो हम लोगों को समझते हुए और थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है। मात्रा क्रम की दृष्टि से देखिए इस तरह से प्रश्न आ जाता है। दोहे के ठीक उल्टा क्या होता है? तो सोरठा होता है। दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा। तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का विपरीत छंद है। उसी प्रश्न को कई तरह पुनर्परीक्षा TGT पुनर्परीक्षा 2004 में हुआ था। तो दोहा का ठीक देखते हैं, रोला नहीं होता है, चौपाई नहीं होती, छप्पे, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोरठा होता है और सोरठा ऑप्शन में हमारे नहीं है। तो जो है 10 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। जी सुमिरत सिद्ध होई गण नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। है ना, पढ़ने से स्पष्ट हो गया कि ये क्या है? सोरठा है। ये क्या है? सोरठा है। ठीक है, और नहीं तो हम मात्राओं की भी गणना कर लेते हैं। मात्रा गणना की विधि तो सभी परिचित होंगे, है ना। आगे देखते हैं हम सभी। हाँ, इस तरह से देखते हैं जो है ये देखिए। जी सुमिरत सिद्ध होई गण नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। है ना, इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में यानी कि दूसरी और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं ये किसकी परिभाषा है? ये है सोरठा। सोरठा छंद की परिभाषा है। आगे देखेंगे वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरणों में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रोला, बी है सोरठा, सी है सवैया और डी है कवित्व। तो 24-24 मात्राएं किसमें होती हैं? रोला में होती हैं। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम सभी 12 देख रहे हैं, इसका जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, है ना। 24 मात्राएं किसमें? रोला में ही होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। हम देख लेते हैं, ये बहुत फेमस जो है उदाहरण है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, इस तरह से है। और अगर हम याद किए रहेंगे तो मात्राओं को लगा करके हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। आगे देखेंगे। रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। ये उपयुक्त में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 1 है दोहा, बी है सोरठा, सी है रोला, डी है चौपाई। तो ये तो दोहा है। किसका है? दोहा है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं दोहा सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13-13, विषम यानी कि 1 और 3, विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि यति जो है चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए, सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। 24 मात्राओं वाला छंद। आगे देखते हैं हम सभी, है ना। ये दोहा देख लेते हैं इस तरह से। रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फिर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। तो ये सब क्या है? दोहा है। दोहे का ठीक विपरीत सोरठा होता है। ठीक है, आप दोहा याद कर लीजिए, उसी का ठीक विपरीत बना दीजिएगा, दोहा बन जाएगा, वो सोरठा बन जाएगा। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसममात्रिक। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्षमा चाहूँगी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अर्धसममात्रिक छंद है। ये LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसममात्रिक छंद है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। तो कौन सा है? दोहा है। अभी यही प्रश्न है, घुमा के दे दिया गया है। करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये क्या है? ये तो दोहा है, स्पष्ट है, सभी परिचित है इससे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना।
और आगे देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इसमें छंद पूछा गया कि इसमें कौन सा छंद है। 17 नंबर का जो प्रश्न है ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। दोहा, बी है रोला, सी है चौपाई, डी है बरबे। तो इसमें जो है, इसमें रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं, इसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और दोहा में पहले और तीसरे में, मतलब विषम में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है, दोहा है हमारा, क्या है, दोहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम सभी। जिस छंद के देखते हैं, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं, एवं द्वितीय तथा चतुर्थ में 7-7, 12-7 है ना। साथ ही सब चरणों के अंत में एक लघु गुरु लघु होता है, वह छंद है। ऑप्शन ए है मालिनी, बी है बरबे, है ना। आपको बता दें इसका जो है सी ऑप्शन हम देखते हैं, सी है रोला, डी है इंद्र वज्रा। और जहाँ पर 12-12 और 7-7 आए, वहाँ पर क्या हो जाता है, बरबे, 12 से बरबे, है ना, बरबे। ठीक है, 12-12 बरबे, ठीक है, 12-12 और 7-7, ठीक है। इसमें जो है ये बरबे छंद होता है, बरबे छंद के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, और शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। ठीक, इसमें हम सभी देखते हैं, जैसे ये है, अभी बताया गया आपको कि 12-12 होती हैं, है ना। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं, 12-12 होती हैं। और आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, जैसे एक में गिन के बता दिया जाता है, क्योंकि ये जो है गुरु हो गया, है ना, क्योंकि दीर्घ है, और ये दीर्घ नहीं है, लघु है तो लघु हो गया। और ये भी, ये अन है, अनुस्वार है ना, तो दीर्घ हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसमें सभी में सही लगा हुआ है, ठीक है, सभी में सही लगा हुआ है। और इसका अगर हम काउंट करना चाहें हम सभी तो कर सकते हैं, जैसे 2-3 हो गया, 3-2 5 हो गया, 1 6 हो गया, 7-8 हो गया, 9-10 हो गया, 11-12। 12 पे देखिए, 12 पे जो है हमारी एक लाइन ये जो है 12 पे कंप्लीट होती है, ठीक है। समचरणों के अंत में जगण तथा तगण आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है, ठीक है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। आगे देखते हैं, ये बरबे का था। आगे देखते हैं, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 की यति से बरबे, 12 और 7 की यति से बरबे, इस तरह से हम लोग इसे पढ़ेंगे। आंसर डी होगा उसका। अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद है। प्रश्न संख्या हमारा क्या है, 20 है। प्रश्न संख्या हमारा 20 है कि अवधि का निजी छंद है, तो क्या है, बरबे है। क्या है, बरबे है। अवधि का निजी छंद बरबे है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो अवधि का प्रिय छंद क्या है, बरबे है। बरबे बड़ा सुंदर छंद है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है। कैसा है, मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, सम यानी दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सम चरणों के अंत में जगण यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती हैं। रहीम के एक बरबे दोहा है, आग लाग घरु बरिगा अति भलकीन, और साजन हाथ घैला भरी भरी दीन, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं हम सभी। आगे हम सभी अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हम सभी प्रश्न संख्या 20 देख रहे थे। 21 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। जो 21 नंबर का प्रश्न है हमारा, देखते हैं। इस पे जो है ये बरबे के संबंध में ही ये है, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। और आगे देखेंगे, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 21 नंबर का जो प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन ए है दोहा, बी है सोरठा, सी है बरबे, और डी है गीतिका। तो जो 21 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है बरबे। क्या है, बरबे है। तो बरबे सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब इस तरह से मात्राओं की गणना की गई है। मात्रा की गणना तो सभी परिचित है, सभी कर ले जाते हैं, है ना। अगला देखते हैं, आरति सैन्य सिंधु में सुबाड़ाग्नि से जलो, सुबाड़ाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो, बढ़े चलो में कौन से गण हैं, कौन से गण हैं। ऑप्शन देखते हैं, जगण रगण जगण रगण जगण गुरु, है ना। बी है रगण जगण तगण तगण जगण गुरु। सी है रगण रगण जगण जगण
मगड़ गुरु। डी है मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु। तो यमाता राजभान सलगा, है ना, सूत्र सुना होगा सभी ने, पढ़ा होगा, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, तो उसी सूत्र से है। जैसे इसमें जिस शब्द से जैसे जगण है तो क्या हो जाएगा, जभान। उस वर्ण से प्रारंभ करेंगे और लास्ट के 2 अक्षर को लेके चलेंगे। जगड़ है तो क्या हो जाएगा, जभान। क्या हो जाएगा, जभान हो जाएगा। जगड़ है तो जभान हो जाएगा। जभान मतलब लघु, गुरु लघु। ठीक है, और इसी तरह से अगर जो है इसमें है रगड़ है तो राजभा हो जाएगा। रगड़ राजभा, है ना, राजभा हो जाएगा। इस तरह से होगा, है ना। फिर रगड़ है, फिर जगड़ है, जभान, फिर रगड़ राजभा और अंत में गुरु। ठीक है, हाँ, इस तरह से अगर ये लगाना चाहें तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा। कौन सा बनेगा, ए बनेगा हमारा। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में ऑप्शन 1 है 11, बी है 12, सी है 16 और डी है 15। तो 16 मात्राएं होती हैं, है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। 24 नंबर का प्रश्न है। एक चौपाई को हम सभी देख लेते हैं यहाँ कि नित्य नूतन मंगल पुरमाही और निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे और जाचक गुणगन गावन लागे। ये क्या है, चौपाई है हमारा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला देखेंगे, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। वही प्रश्न है, फिर से जो है 16 मात्राएं होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। कथनों को देख लेते हैं, कथनों को देखते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़, जगड़ और तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में डी है, प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में अंत लघु और गुरु नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और अंत में जगड़ तगड़ नहीं होता है। 16 मात्राएं होती है, जगड़ तगड़ नहीं होता है। 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो हम सभी इसकी जो है मात्राओं को गिन लेते हैं। गुरु हो गया, लघु हो गया। देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, गुरु हो गया, गुरु हो गया, रापे, है ना, दीर्घ है ना, और लघु हो गया। फिर गुरु हो गया, फिर लघु हो गया। अतुलित, आ है लघु हो जाएगा, है ना, और तापे ऊ की मात्रा है, मतलब लघु है तो हो जाएगा, और ला भी वैसे है, लघु हो जाएगा, ठीक है। और बल लघु हो जाएगा। ये गुरु और गुरु हो जाएगा। कहने का मतलब 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। तो 22, ऑप्शन 1 में 22 है, बी में 18 है। सी ऑप्शन देखते हैं हम सभी। सी ऑप्शन 8 है, डी ऑप्शन 16। हाँ, ये 16 ऑप्शन में है। ये क्या हो गया, 16 है। उपयुक्त में पंक्तियों में 16 है ना, इसलिए यह क्या है, चौपाई छंद है। कैसा छंद है, चौपाई छंद है। 28 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये चौपाई है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, है ना। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से मात्राओं की गणना की जाती है। जहाँ पर लघु होता है वहाँ, जहाँ पर मतलब ह्रस्व स्वर होता है वहाँ पर लघु होता है। लघु यानी कि एक मात्रा होती है। और जहाँ पर दीर्घ होता है वहाँ पर क्या होता है, जो है गुरु होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम सभी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। 29 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है किसका प्रयोग हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सोरठा, डी है सवैया। तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। 29 में किसका प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दिवस का अवसान समीप था, बी है तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमलाली, सी है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना। और
डी है इसका, इसका डी है जो है, इसका डी है, मैं मिली स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाए तारे डूबे तम तम टल गया, गीतिका। और गीतिका में आपको बता दें 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। और हर गीतिका में इसी से दो आगे, हर गीतिका मतलब 28 होती हैं। गीतिका में 26 मात्रा होती है और हर गीतिका में 28 मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये भी क्या है? गीतिका है। क्या है? गीतिका है। आगे देखेंगे, यह गीतिका छंद है। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 12 और 14 मात्राओं की यति होती है और अंत में लघु गुरु होते हैं। आगे देखेंगे, 31 नंबर का प्रश्न है, मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है चौपाई, बी है हरिगीतिका, सी है रोला, डी है मालिनी। तो जो 31 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसमें है हरिगीतिका। क्या है? हरिगीतिका। हरिगीतिका में अभी बताया गया था कि कितनी मात्राएं होती हैं? 28, और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से, पंक्ति में हरिगीतिका छंद है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है? गुरु होता है। अंत में गुरु, ये देखिए गुरु यानी कि दीर्घ। आगे देखेंगे, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म विशस्त नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में से तो जो 32 है, 32 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखेंगे 14 मात्राओं की यति से क्या है? 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ये करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत नहीं है। इसमें क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और अगर मात्राओं की गणना हम करना चाहें तो इस तरह से हम सभी कर सकते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्य नहीं है। आगे हम सभी देखते हैं 33 नंबर का जो, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है उल्लाला, डी है गीतिका। है ना, तो दोहा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, 4 चरण होते हैं। और चौपाई के बारे में भी, गीतिका के बारे में भी। चौपाई में 16 होते हैं, है ना। इसमें जो है दोहा में 13 और 11, है ना, विषम में और सम में। और गीतिका में जो है 26 होता है, हर गीतिका में 28 होता है। तो बचा कौन? बचता है उल्लाला हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 33 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, ये क्या है? उल्लाला है। जो है उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद है, ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सवैया, डी है रोला। तो दोहा, चौपाई और रोला, ये सभी क्या है? प्रश्न संख्या हमारा जो है, ये प्रश्न संख्या 34 है। इसमें हम सभी जो है करेक्ट आंसर, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। ये करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि ये सी क्या है? वर्णिक छंद है ना। जिसमें मात्राओं की गणना हो मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गणना हो वहाँ वर्णिक छंद होता है। आगे देखेंगे, सवैया एक वर्णिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर के 26 अक्षर तक होते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे मत गयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुख, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, है ना। आगे देखेंगे, महाभुजंग, प्रयात तथा सुखी, ये इसके भेद हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्तक छंद, है ना। वासुदेव नंदन प्रसाद ने 4 ही माने हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं? 2 मानते हैं, वर्णिक और मात्रिक। ठीक, आगे देखेंगे, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्णों तक ये प्रश्न बनता है यहाँ से।
इम्पॉर्टेंट है। 1 से 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले वर्णिक छंद साधारण तथा इससे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। कहने का मतलब अगर 26 से अधिक है तो वो दंडक हो गए, 26 तक है तो क्या हो गए, साधारण हो गए। और वर्णिक वृत्त में देखते हैं उस छंद को कहते हैं जिसमें 4 चरण समान होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। आगे देखेंगे मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक कहलाते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में हमारा साधारण सी बात है, वर्णों का विचार होगा। अगर वर्णिक छंद है तो वर्णिक छंद में किसका विचार होगा? वर्णों का विचार होगा। तो प्रश्न संख्या 35 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हम सभी आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। वर्णिक छंदों में गण कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन 1 है 4, बी है 7, सी है 8 और डी है 10। तो जो 36 नंबर का प्रश्न है 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। 3 वर्णों को मिलाकर के एक गण बनता है, जैसे यगण, मगण, तगण, जगण, है ना। इस तरह से जो है यमाता, राजभान, सलगा, एक एक शब्द को लेकर के 8 गण बनते हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं, है ना। गणों की कुल संख्या 8 मानी गई है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध एक सूत्र है यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा, या से यगण हो गया, यगण हो गया, है ना। और अगर इसे हम बनाएंगे यमाता बनाएंगे, क्या बनेगा? यमाता बनेगा, ठीक है। प्रारंभ का जो वर्ण बनाना है, जो गण बनाना है उसका एक वर्ण ले लेंगे और बाद के 2 अक्षर को ले लेंगे। तो यमाता हो गया, या लिए तो माँ अवता ले लिए। और अगर मगड़ बनाना है तो माँ तारा हो गया, है ना। तगड़ बनाना है ताराज हो गया। रगड़ बनाना है तो राजभा हो गया, है ना। आगे इसी तरह से होता है। आगे देखेंगे जो है 37 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। 37 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 37। वर्णों की सही संख्या है, गणों की सही संख्या है। गणों की सही संख्या कितनी है? 8 है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अभी जो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा उसी का है। कमला किस गण का उदाहरण है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कमला किस गण का उदाहरण है ना। तो ऑप्शन ए है सगण, बी है तगण, डी है जगण और डी है सी है जगण, डी है रगण। तो जो कमला है हमारा, हम इसे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एमाता, राजभान, सलगा, एमाता, राजभान, सलगा। ये प्रश्न संख्या जो है कौन सा है? ये 38 नंबर का है। तो यमाता, राजभान, सलगा। तो ये जो है इसमें देखेंगे लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु और गुरु। तो क्या हो जाएगा? सगण बनेगा। क्या बनेगा? सगण बनेगा, यानी कि सलगा। सगण क्या है? सलगा है, सलगा है। अब इसमें एक हो गया, एक हो गया, ये 2 हो गया, मतलब गुरु हो गया, लघु, लघु, गुरु हो गया। तो कमला पे क्या है? लघु, लघु, गुरु हो गया। तो हमारा ये क्या बनेगा? सगण, है ना। करेक्ट आंसर ए होगा। 39 नंबर के प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद है, ऑप्शन ए है छप्पे, बी है सोरठा, सी है उपेंद्र वज्रा, डी है रोला। तो जो वर्णिक छंद है वो क्या हो जाएगा? 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीतिका, देखिए हरिगीतिका, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, सवैया, ये सब क्या होते हैं? वर्णिक छंद होते हैं, है ना। दोहा, सोठा, रोला, ये सभी मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद के 3 होते हैं, सम, अर्धसम और विषम, ठीक है। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन 1 है इंद्रवज्जा और बी है उपेंद्रवज्जा, सी है वसंतिलका, डी है हरिगीतिका। तो जो 40 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसमें है इंद्रवज्रा छंद, इंद्र वज्रा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 41 नंबर के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे हम सभी। 41 नंबर के प्रश्न को देखेंगे।
मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा जो है 2 प्रकार की होती है, सभी जानते हैं। एक जो है ये लघु हो गया और ये क्या हो गया, गुरु हो गया, ये गुरु हो गया। तो 2 प्रकार की होती है ना। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा, 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? आंसर भी दिख रहा है, मात्रिक छंद है, यानी कि मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना दोहा हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया, यानी कि सभी हैं, ये सभी हैं, है ना, मात्रिक छंद। आगे देखेंगे, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, कुंडलियाँ, छप्पय, हर गीतिका, उल्लाला गीतिका, बरबय इत्यादि मात्रिक छंद हैं। हर गीतिका में कितने होते हैं? गीतिका में 26 होते हैं, गीतिका में 26 होते हैं, हर गीतिका में 28 होते हैं। आगे देखेंगे, बरबय 12 और 7, 12 12 12 7 7, ठीक है। दोहा, सोरठा, ये सब, रोला 24 जान ही रहे हैं। आगे देखेंगे, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? ऑप्शन ए है दोहा, द्रुत विलंबित सवया, बी है सोरठा, इंद्रवज्रा, मद्रकांता, मंदाक्रांता, सी है चौपाई, दोहा, रोला, डी है मंदाक्रांता, सवया और चौपाई। तो इसमें है, जिसमें इसमें ये देखना है कि केवल मात्रिक छंद है, केवल मात्रिक छंद है, तो चौपाई है, दोहा है, रोला है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। 44 नंबर का प्रश्न है, या लकुटी अरुकामरिया पुरराज तिहूँ पुरको तजिडारो में कौन सा प्रयुक्त छंद है? तो ये बहुत फेमस है। ऑप्शन ए है कवित्त, बी है सवैया, सी है बरबय, डी है दोहा। तो ये सवैया है ना, रसखान का सवैया है। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर के कितनी 26 तक अक्षर होते हैं, 22 से लेकर के 26 तक अक्षर होते हैं। 45 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, डैश करके फिर दिया गया है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ऑप्शन एक है ब्रजनाथ का, बी है घनानंद का, सी है ठाकुर का, डी है बोधा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो है ब्रजनाथ का है। किसका है? ब्रजनाथ का है, ब्रजनाथ का है। और बता दें आपको, ये घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए लिखा है। घनानंद और उनकी प्रशस्ति में बखान करते हुए, उनकी प्रशंसा में ये लिखा है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जानो। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। विषम मात्रिक छंद संयुक्त छंद है, विषम मात्रिक को बताया गया, पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए है छप्पय, बी है कुंडलियाँ, सी है हरिगीतिका, डी है सोरठा। तो जो 46 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है जो विषम मात्रिक है, ये है कुंडलियाँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलियाँ हो जाएगा, है ना। और जो कुंडलियाँ है, कुंडलियाँ जो है विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं और यह दोहा प्लस रोला से बनता है, दोहा प्लस रोला से बनता है। और जो भी विद्यार्थी हमारे बिहार एस्टेट सेकंड पेपर दिए होंगे उसमें ये प्रश्न बना था कि कुंडलियाँ बनता है तो दोहा प्लस रोला से बनता है, दोहा प्लस रोला को मिला करके कुंडलियाँ बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? किसमें प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? ऑप्शन ए है छप्पे, बी है कुंडलियाँ, सी है इंद्रवज्रा, डी है उपजाति। ये सब तो होगा नहीं, है ना। तो ये है कुंडलियाँ। करेक्ट आंसर हमारा 47 का बी हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं इसमें। कुंडलियाँ विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, अभी बताया गया ऊपर कितने चरण? 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। 2 पंक्तियां दोहा की, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा बनता है? तो दोहा और रोला के कौन बनता है? कुंडलियाँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी से ये प्रश्न बना है। सी आंसर इसका हो जाएगा। कुंडलियाँ किन छंदों से बना है? ऑप्शन देख लेते हैं, दोहा और रोला से बना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सरसी छंद में होता है। ऑप्शन ए 27 मात्राएं, 16 11 परियति, अंत में लघु गुरु। और आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। बी है 28 मात्रा 16-12 परियति अंत में लघु गुरु, और सी है 28 मात्रा 16-12 परियति अंत में गुरु लघु, डी है 27 मात्रा 16-11 परियति अंत में लघु गुरु। तो इसमें जो है 51 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 मात्राएं 16-11 परियति और अंत में गुरु लघु। आगे देखते हैं। अनुष्टुप है, ऑप्शन है एक छंद है, एक बी है एक अलंकार है, सी एक रस है, डी एक गुण है। तो अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो। षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण के गुरु हो उसे पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप कहते हैं। घनाछारी है, ऑप्शन है मातृछंद, बी है वर्णिक छंद, सी है आक्षरिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 52 नंबर का प्रश्न है घनाछारी वर्णिक है। क्या है? वर्णिक छंद है। घनाछारी क्या है? वर्णिक छंद है। आगे देखेंगे। घनाछारी वर्णिक छंद है। घनाछारी में 30 से 35 वर्णों का एक चरण होता है। 16-15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरणों में 8-8-8 7 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंत में गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है। छप्पय होते हैं। प्रश्न संख्या 53। छप्पय होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। बी ऑप्शन है प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। सी ऑप्शन है प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 53 है प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। छप्पय हमारा किसके मेल से बनता है? रोला और उल्लाला के। ठीक है, रोला और उल्लाला के। और रोला और उल्लाला के मिलने से हमारा क्या बनता है? छप्पय बनता है। आगे देखेंगे। आगे अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देखेंगे। इसमें जो है 6 पंक्तियाँ होती हैं, 4 उधर थी। सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुकर नियम, बस उसी स्वाशक्ति देश में जगे है जगदीश हम। जगे है जगदीश हम, है ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? छप्पय पढ़ रहे हैं। 54 नंबर का जो प्रश्न है, छप्पय किन छंदों के मेल से बनता है? तो ऑप्शन ए है रोला और दोहा, बी है दोहा और सोठा, सी है रोला और उल्लाला, डी है दोहा और उल्लाला। तो जो 54 नंबर का प्रश्न है हमारा ये है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा रोला और उल्लाला से बनता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रोला और उल्लाला, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रोला और उल्लाला। छप्पय किससे बनता है? रोला और उल्लाला से बनता है। 55 नंबर का जो प्रश्न है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? ऑप्शन एक है रोला, बी है बरबय, सी है छप्पय और डी है सोठा। तो इन सब में 4 चरण होते हैं। छप्पय में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य में कौन सा वर्णिक छंद है? ऑप्शन एक है द्रुत विलंबित, बी है मालिनी, सी है वसंत तिलका, डी है वंशस्थ। तो जो 56 नंबर का प्रश्न है यह द्रुत विलंबित छंद है। क्या है? द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ऑप्शन ए है रोला, बी है दोहा, सी है चौपाई, डी है कवित्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवित्त। क्या हो जाएगा? कवित्त। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी हैं, है ना। जूहे की कली में किया इन्होंने। आगे देखते हैं। 58 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन ए है दोहा चौपाई शैली, बी है बरबय शैली, सी है मनसबी शैली, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। करेक्ट आंसर हमारा जो है
ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से छंद से संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने देखा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए थे। और टोटल हम सभी जो है कितने प्रश्नों को किया है? 58 प्रश्नों को किया है। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने देखा कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के कितने भेद हैं, छंद के कितने अंग हैं, है ना, मात्रिक छंद क्या है, सममात्रिक छंद क्या है, वर्णिक छंद क्या है ना। इन सभी को हमने देखा कि रोला में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, बरवै, कुंडलियाँ है और छप्पे, इन सभी को हम लोगों ने पढ़ा आज। और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जिससे ये क्लास उन तक भी पहुंच जाए। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।